नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें तुगलक वंश को हम पढ़ रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की क्लास हो चुकी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे फिरोज तुगलक की, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहता है। फिरोज तुगलक को कमालुद्दीन फिरोज तुगलक भी कहते हैं। इसका जो मूल नाम है वो कमालुद्दीन था। कमालुद्दीन फिरोज तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। फिरोज की माँ, जिसका नाम बीबी नैला था या बीबी कधानु, ये एक हिंदू राजपूत महिला थी। और इसके पिता जो थे उनका नाम रजब था। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ये इसका उत्तराधिकारी हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये इसका पुत्र या सगा भाई नहीं था, इसका चचेरा भाई था। फिरोज तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये एक निर्वाचित सुल्तान था। इसका चुनाव किया गया था, और इसके चुनाव में जो मुख्य भूमिका जिसने निभाई थी वो थी नासरुद्दीन चिराग दहलवी। ये वही नासरुद्दीन चिराग दहलवी है जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उनके कैंप में थे। तो कई इतिहासकार ये शंका जाहिर करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु साधारण नहीं थी। तारीख फिरोज शाही में बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक को अपना उत्तराधिकारी पहले से चुन लिया था। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित किया, औपचारिक रूप से। इसने अपने को खलीफा का नायब भी पुकारा। ये सल्तनत का पहला व्यक्ति है ऐसा। 2 बार इसने खलीफा से खिलत भी प्राप्त की, और खलीफा ने इसे सैयद उस सलातीन की उपाधि प्रदान की थी, फिरोज तुगलक को। इसके शासनकाल की जानकारी तारीख फिरोज शाही में मिलती है, जो अफीफ ने लिखी है। और इसके बारे में बर्नी ने भी लिखा है, फतवाए जहादारी लिखी उसने, जिसमें फिरोज तुगलक को एक आदर्श और सच्चा मुसलमान कहा है। और उसने बताया कि आदर्श मुस्लिम शासक के गुण क्या क्या होने चाहिए। इसके बारे में बर्नी ने फिरोज के बारे में लिखा है। हालांकि बर्नी को फिरोज ने जेल में डाल दिया था। उसके बाद बर्नी ने फिरोज तुगलक की प्रशंसा में ये ग्रंथ लिखा है। हालांकि बताते हैं कि ये कभी भी ये फिरोज तुगलक को ये बता नहीं पाया था वो ग्रंथ लिखने के बाद। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि किसी भी बिना किसी उचित कारण के किसी मुस्लिम व्यक्ति का रक्त न बहाया जाए, उसे किसी प्रकार से परेशान न किया जाए। कट्टर धार्मिक व्यक्ति था वो, मुसलमानों के हित में ज़्यादा निर्णय लेता था। और इसी क्रम में उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। जजिया एक प्रकार का कर होता है इस्लामिक कानून में। 4 करों को महत्वपूर्ण माना जाता है: जजिया, जक़ात, खुम्स और खराज। इसमें से जो जजिया होता है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। कट्टरता के मामले में ये सिकंदर लोदी और औरंगजेब के समान था। अगर इसकी धार्मिक कट्टरता देखोगे तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कुछ भी नहीं है इसके सम्मुख। इतना कट्टर शासक था फिरोज तुगलक। और बाद में इसी तरह के शासक हुए सिकंदर लोदी और औरंगजेब। इसने जो कुछ गैर इस्लामिक कर थे उनको कम करवा दिया, हटवा दिया। कुछ कर एक्स्ट्रा लगाए भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसने 4 करों पर ही अपना शासन चलाया है। जैसे नहरों से अगर सिंचाई हो रही है भूमि की, तो उस पर हाब ए शर्ब ये नाम एक कर लगाया जाता है, जो उपज का 10वां होता है।
ये कुल उपज का 10वां हिस्सा होता था जो नहर द्वारा सिंचित भूमि पर लगाया जाता था। इसके अलावा इसने एक गैर मुसलमानों के लिए एक कानून संहिता बनवाई थी, नियम की एक संकलन करवाया था जिनको जवाबित बोला जाता है। जवाबित ये गैर मुस्लिमों पर लागू होने वाले कुछ कानून होते हैं जो फिरोज तुगलक ने लागू करवाए थे। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसानों को जो ऋण दिया जाता था, कृषि ऋण जिसको तकावी ऋण या सोनदर कहा जाता था, उसको माफ कर दिया। दूसरी भूमि पर उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। तो इसमें कई बार ये बताया जाता है कि उसने सिर्फ 4 कर लिए, तो 4 कर नहीं लिए, जजिया, जक़ात, खुम्स और खराज के अलावा भी इसके टाइम पर टैक्स होते थे। फिरोज तुगलक ने सैनिक पद और जो जागीर होती थी वो वंशानुगत कर दी। अगर कोई सैनिक बूढ़ा हो गया है या उसमें कुछ अक्षमता आ गई है, कोई हाथ पैर टूट गए, विकलांगता हो गई, तो वो अपनी जगह अपने पुत्र, दामाद या किसी अपने गुलाम या एजेंट को भी अपनी जगह पर सेना में भेज सकता था। ये फिरोज तुगलक ने नियम बना दिए। इसने सरकारी पदों को भी वंशानुगत बना दिया और सैनिकों को वेतन की जगह जागीर देने की प्रथा को फिर से शुरू किया। उसकी आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही या फतुहात ए फिरोज शाही। उसमें लिखता है कि जब अल्लाह अपने सेवकों को या सेवकों की या अपने जो बंदों की आजीविका बुढ़ापे के कारण वापस नहीं लेता है, तो खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने जो बूढ़े सैनिक हैं उनकी कह सकते हो आपकी सेवाओं को कैसे समाप्त कर सकता हूँ। ये उसने फतुहात ए फिरोज शाही उसकी आत्मकथा में ऐसा लिखा है। तो इस तरह से उसने बूढ़े सैनिक जो कार्य नहीं कर सकते थे उनको भी उनकी जागीर या उनका जो पद है वो बनाए रखा, बशर्ते वो अपनी जगह अपने किसी एजेंट को या अपने पुत्र को, दामाद को या गुलाम को सेवा में भेजता रहे। उसने जो सरकारी सैनिक होते थे उनको वेतन देने के लिए एक इतलाकनामा, एक हुंडी देता था। वो एक लिखत होती थी जिसको इतलाक बोला जाता था। इसके माध्यम से राज्य के जो राजस्व अधिकारी होते थे, जो राजस्व उगाही करते थे, उनसे सैनिक अपना वेतन लेते थे। ये एक तरह से लगान से वेतन प्राप्त करने का नियुक्ति पत्र होता था, या आप कह सकते हो कि लिखत होती थी, आदेश होता था एक तरह से। ये फिरोज तुगलक ने चालू किया था। तो जब कोई सैनिक इस इतलाकनामा को लेकर के जो राजस्व अधिकारी होता था, जो लगान वसूल करता था, उसके पास जाता था, जो सैनिक होता था वो लगान वसूल करने वाले अधिकारी के पास जाता था, उस पर जो राशि लिखी होती है उसका 50% हिस्सा उस सैनिक को दिया जाता था। हालांकि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ, क्योंकि सैनिक वेतन लेने के लिए खुद नहीं जाते थे, किसी दलाल को भेज देते थे। तो इसमें बिचौलिए तैयार हो गए थे कि मान लीजिए 50% राशि उस सैनिक को मिलनी थी, तो 50 की जगह 40% ही लेता था और 10% उस दलाल को दे देता था। इस तरह से इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा फैला था। और भ्रष्टाचार के मामले में तो अभी एक जगह कहते हैं कि सुल्तान ने घुड़सवार को एक टंका दिया ताकि वो जो सैनिकों के घोड़े पास करने वाला सेनापति होता था उसको रिश्वत दे के अपना घोड़ा पास करवा सके। तो ये खुद भी भ्रष्टाचार को कह सकते हो आपकी शह देता था। अफीफ के अनुसार ही फिरोज ने हिसामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को साम्राज्य की वार्षिक आय निर्धारित करने का काम सौंपा। ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी उसका नाम है। और इस ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी के अनुसार फिरोज के शासनकाल में जो वार्षिक आय थी वो लगभग 6 करोड़ 25 लाख टंका थी। ये ध्यान रखना है कि ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी इसके समय में राजस्व निर्धारित करने वाला एक अधिकारी था। इसके अलावा फिरोज ने कई सारे नगरों की स्थापना करी। बताया जाता है कि लगभग 300 नगर इसने स्थापित किए, जिसमें अपने एक भाई जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक, जोना खान, उसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना करवाता है, फिरोजाबाद की स्थापना करवाई,
इसके अलावा हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, ये सब फिरोज तुगलक ने स्थापित करवाए। फिरोज तुगलक के काल में सर्वाधिक नहरों का विकास भी हुआ है। नहरों की शुरुआत तो गयासुद्दीन तुगलक कर चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास फिरोज तुगलक के काल में हुआ है। ये सल्तनत काल की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि इससे पहले नहरें नहीं होती थी। इससे पहले भी ऐतिहासिक रूप से अगर आप प्राचीन भारत में पढ़ेंगे तो तब भी नहरें होती थी। लेकिन ये सल्तनत की बात हो रही है कि सल्तनत काल में जो मुस्लिम शासक थे उनके कार्यकाल में गयासुद्दीन तुगलक ने नहरें बनाना चालू करवाया और फिरोज तुगलक ने ज़्यादा नहरें बनाई। इसका विवरण तारीख मुबारक शाही में मिलता है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की ये किताब है। इसमें बताते हैं कि फिरोज तुगलक ने जो नहरें बनाई थी या बनवाई थी, उसमें 5 बड़ी नहरों का वो विवरण देते हैं। इस किताब का ध्यान भी रखना है कि तारीख है मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, इसके लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। इसमें फिरोज द्वारा बनवाई गई नहरों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी जो नहर थी दिल्ली से हिसार के बीच में बनवाई गई थी, जिसको अलुग खानी नहर कहा गया है। ये 150 मील के लगभग है, अलुग खानी। दिल्ली के हिसार के बीच में है और सबसे बड़ी यही थी, लगभग 150 मील की। एक और है राजवाही नहर। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजवाही नहर किसने बनवाई, अलुग खानी नहर किसने बनवाई। तो राजवाही नहर भी 96 मील लंबी नहर थी, जो सतलज और घग्गर पर बनी हुई थी, सतलज से घग्गर तक। इसके अलावा एक और है सिरमौर, सिरमौर से हांसी तक। एक थी घग्गर से फिरोजाबाद तक, और एक यमुना से फिरोजाबाद तक। तो इसमें इन दो नहरों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि अलुग खानी नहर और राजवाई नहर, नाम से ही पूछ लिया जाता है कहाँ पर है और कितनी लंबी है, किसने बनवाई। तो ये ध्यान रखना है कि इन 5 बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक के काल में हुआ है। इसके अलावा इसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए थे, जिससे हर साल लगभग 1,80,000 टन की आय होती थी। फिरोजाबाद में इसने एक फिरोज शाही मदरसे की स्थापना करवाई, जिसमें जलालुद्दीन रूमी इसके प्रिंसिपल थे। और एक इल्तुतमिश का मदरसा था दिल्ली में, उसको भी फिर से इसने चालू करवाया। एक महल का निर्माण करवाया था इसने कुश्क ए शिकार। कुश्क ए शिकार जैसा नाम है उसका, उसका काम भी ऐसा ही था, शिकार और मनोरंजन के लिए था ये। इसने मुस्लिम महिलाओं को दिल्ली के बाहर जितनी भी मज़ारें थी वहाँ पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि ये एक कट्टर मुस्लिम शासक था। और बहराइच में एक मसूद सालार मसूद गाजी की एक दरगाह है, मकबरा, वहाँ की इसने यात्रा की थी। और बताया जाता है कि इसके बाद इसने मुंडन करवा लिया था अपना, और बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुस्लिम शासक हो गया था ये। और अपनी इस कट्टरता के कारण ही ये उलेमाओं को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। इसी क्रम में उसने उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, जाजनगर, जाजनगर में जगन्नाथ मंदिर को लूटपाट किया, वहाँ पर आक्रमण किया था। और एक मंदिर और है ज्वालामुखी मंदिर, ये कांगड़ा में है, नगरकोट में, उसको नष्ट कर दिया था उसने। वहाँ से उस ज्वालामुखी मंदिर से कुछ संस्कृत के ग्रंथ भी वो दिल्ली लेकर के आया था और उनका ट्रांसलेशन करवाया था। फिर उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था। ये कुछ इसकी कट्टरता के प्रमाण भी है। इसी के टाइम पर एक महदवी आंदोलन प्रारंभ होता है सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में।
और एक रुक्न नाम का एक व्यक्ति होता है जो स्वयं को महदी कहता है। महदी मतलब ये होता है कि उसका सीधा अल्लाह से कांटेक्ट है, बातचीत होती रहती है। इस टाइप के व्यक्ति जो सिद्ध संत होते हैं, वली टाइप के। तो इस व्यक्ति ने दावा किया था, रुक्न नाम का एक व्यक्ति था, इसको मृत्युदंड दे दिया था उसने। इसके अलावा इसने हज यात्रा की व्यवस्था करी जिसका खर्चा राज्य उठाता था। राज्य के खर्च पे हज यात्रा कराने वाला सल्तनत का ये पहला व्यक्ति था, फिरोज तुगलक। इसने महल में जो चित्रकारी होती थी, भित्ति चित्र इस तरह के, इनको हटवा दिया क्योंकि ये इस्लाम में वर्जित थे। फिरोज तुगलक सल्तनत काल का एक ऐसा शासक था जिसको गुलामों से बड़ा लगाव था। शौकीन माना जाता है इसको, गुलामों का शौकीन। इसके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। इसके लिए बकायदा इसने एक विभाग बना दिया था, दीवान ए बंदगान। बंदगान मतलब गुलाम होते हैं। तो दीवान ए बंदगान की स्थापना करी। और ये जो इसके गुलाम थे, इसमें से कुछ गुलाम कारीगर के रूप में भी काम करते थे कारखानों में। लगभग 12,000 गुलामों का वर्णन मिलता है कि ये कारखानों में काम करते थे। इसके अलावा इसने एक और विभाग बनवाया था, दीवान खैरात। खैरात मतलब दान। दीवान खैरात में क्या होता कि जो अनाथ और विधवा मुस्लिम महिलाएं होती थी, इनको सहायता दी जाती थी। और इसके अलावा इसमें जो गरीब मुस्लिम लड़कियां होती थी, उनके विवाह में भी मदद की जाती थी। इसके लिए राजस्थान से जितना भी राजस्व प्राप्त होता था, वो दीवान खैरात में दान दे दिया था इसने। इसके अलावा इसने बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई और व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करवाई थी। इसका भी ध्यान रखना कि व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करवाने वाला सुल्तान फिरोज तुगलक था। रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई थी इसने। इसने एक अस्पताल बनवाया था, दारुल सफ़ा, ये गरीबों के लिए, खासकर मुस्लिम गरीबों के लिए। इसमें जितने भी इसने सार्वजनिक कार्य किए हैं चैरिटी के, ये मुस्लिमों के लिए किए गए थे, मुस्लिमों को ध्यान में रखकर किए गए थे। जैसे अगर आप ये दीवान खैरात देखोगे तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए था। इसीलिए इसी तरह से मुस्लिम गरीबों के लिए दारुल शफा एक चिकित्सालय बनाया गया था। दारुल सफ़ा, दारुल या दार उल सफ़ा, ये चिकित्सालय था। इसके टाइम पर मदिरा विभाग की भी स्थापना हुई थी, अनुवाद विभाग की भी स्थापना हुई थी। जो वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग, उनके पेंशन के लिए दीवान इश्तिहाक, इसकी स्थापना करवाई। दीवान इश्तिहाक ये पेंशन विभाग था। और सार्वजनिक निर्माण विभाग के रूप में एक और शोहरत ए आम, इसकी भी स्थापना करवाई थी। ये निर्माण का काम करता था, सार्वजनिक निर्माण विभाग कह सकते हो आप इसको। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। जो चांदी का सिक्का था उसको शंशगनी नाम दिया गया। शंशगनी, ये चांदी का होता था। और जो तांबे के सिक्के चलाए गए थे उनको अद्दा और विख बोला जाता था। ये इसके टाइम पर चलाई गई मुद्रा थी। शंशगनी के आधे मूल्य का सिक्का भी था जिसको दोगानी कहा गया है। लेकिन ये मुख्य रूप से अगर आपको चांदी के सिक्के की बात करें तो शंशगनी था। इसने इस्लामिक कानूनों का भी एक संग्रह तैयार करवाया था फारसी भाषा में, जिसको फिक ए फिरोज शाही नाम दिया गया। फिक, फिक ए फिरोज शाही, फारसी भाषा में था ये।
मुस्लिम कानूनों का संग्रह। इसके अलावा बर्नी और जो अफीफ था, शम्स ए सिराज अफीफ, इन दोनों ने तारीख फिरोज शाही लिखी। ये एक ही नाम से दो पुस्तकें हैं। तारीख फिरोज शाही बर्नी ने भी लिखा है और अफीफ ने भी लिखा है। इसने खुद ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, फतुहात ए फिरोज शाही। तो इन पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है कि ये किताब किसने लिखी। जैसे फतुहात ए फिरोज शाही तो पता चल जाता है कि ये आत्मकथा है। फतुहात का मतलब ही होता है कि खुद के बारे में लिख रहा है वो आत्मकथा। जैसे फतुहात, तुजुक, ये ऐसे शब्द है जो आत्मकथा के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन तारीख ए फिरोज शाही तो इसके दो लेखक है, बर्नी और अफीफ दोनों, शम्स ए सिराज अफीफ। इसके अलावा इसने कुछ ग्रंथों का, जो संस्कृत ग्रंथ थे, जैसे हमने अभी देखा कि वो ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था तो वहाँ से कुछ संस्कृत के ग्रंथ लाए। तो ये जहाँ भी जाते थे वहाँ से ग्रंथ उठा लाते थे। इस इन संस्कृत ग्रंथों का ट्रांसलेट करवाया इसने फारसी में। तो दर्शन, नक्षत्र विज्ञान, इनका एक ग्रंथ था जिसको दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया, और ये अनुवाद इसके राजकवि ने किया जिसका नाम अजीजुद्दीन खालिद किरमानी था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका राजकवि अजीजुद्दीन खालिद किरमानी था। अजीजुद्दीन खालिद किरमानी। ये फिरोज तुगलक का राजकवि था, और इसने दलायते फिरोज शाही नाम से नक्षत्र और दर्शन का एक ग्रंथ था, उसका अनुवाद किया है। ज़्यादातर ग्रंथ इसमें वही ज्वालामुखी मंदिर से लूट करके लाए थे, वहाँ से जो पुस्तकालय था उसमें से ये लूट करके लाए थे। मंदिर तो उन्होंने पूरा तोड़ दिया था। इसके अलावा फिरोज तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, दो स्तंभ लाया था, और इसके लिए एक कैपस्टन नाम के एक यंत्र का प्रयोग किया गया है। कैपस्टन, जिसको हवीद भी कहा गया है। कैपस्टन या हवीद, इससे इन उस स्तंभों को उठा करके लाया गया है। और ये जो कैपस्टन है इसके बारे में सचित्र वर्णन मिलता है सीरत ए फिरोज शाही में। सीरत ए फिरोज शाही। इसमें इस कैपस्टन के बारे में चित्र बनाया हुआ है और विस्तार से इसमें वर्णन है। तो जो दो अशोक स्तंभों को लाया गया था, जिसमें से एक तो था टोपरा, टोपरा से दिल्ली लाया गया, और दूसरा मेरठ से लाया गया है। तो टोपरा और मेरठ में जो अशोक के स्तंभ थे उनको दिल्ली ले आया गया। किसने मंगवाया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक के सैन्य अभियान ज़्यादा नहीं थे। इसमें से इसका एक अभियान था बंगाल में। बंगाल में दो बार अभियान करता है ये, लेकिन असफल रहता है। जिसमें से एक बार हाजी इलियास और एक बार सिकंदर खान बंगाल के शासक थे। 1353 ईस्वी में ये पहला अभियान करता है और 1359 ईस्वी में दूसरा अभियान करता है, लेकिन इसको जीत नहीं पाता है। जब ये बंगाल को नहीं जीत पाता है तो रास्ते में आते टाइम उड़ीसा के जाजनगर पर हमला करता है, और जो जगन्नाथ का पुरी मंदिर है उसमें लूटपाट करता है ये। आखिरी अभियान इसका थट्टा पर था, सिंध के थट्टा पर 1362-63 ईस्वी में हुआ था। और ये सिंध और जो गुजरात वाला अभियान था, ये फिरोज का सबसे लंबा अभियान था। इसमें ये इतना थक गया था कि इस समय एक कहावत प्रचलित हो गई थी फिरोज तुगलक के इस सिंध अभियान को लेकर। देख शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक तो मर गया दूसरे को जरा संभाल। जो मर गया वो मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं। और ये शेख प्रथा मतलब जो सूफी इब्राहिम शाह आलम थे उनके बारे में बताया गया है। तो ये इसके समय एक कहावत प्रचलित हो गई थी।
विद्रोह इसके समय में ज़्यादा होते नहीं है, एक ही विद्रोह हुआ था। मलिक शमसुद्दीन दमगानी का, गुजरात में ये सूबेदार था, इसने विद्रोह किया था। फिरोज तुगलक के काल में एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो है कि वजीर का जो पद है वो महत्वपूर्ण हो गया। तुगलक काल में वैसे वजीरों का महत्व था, लेकिन फिरोज तुगलक के काल में ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसका जो वजीर था वो मलिक मकबूल। मलिक मकबूल। मलिक मकबूल इसने, ये एक ब्राह्मण था तेलंगाना का, जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और इसका नाम मलिक मकबूल पड़ा था। इसका जो ओरिजिनल नाम था वो तो नागया गन्ना था। नागया गन्ना। ये तेलंगाना का ब्राह्मण था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक पकड़ के लाता है जब ये वारंगल अभियान पर जाता है, वहाँ से प्रताप रुद्र देव से लगान वसूल करने के लिए, बाकी लगान वसूल करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को भेजता है, और मोहम्मद बिन तुगलक को ये वहाँ से प्राप्त होता है। उसको पकड़ करके ले आते हैं और मुसलमान बना देते हैं। तो ये मूल रूप से तेलंगाना का काकतीय जो राज्य था वहाँ का एक ब्राह्मण था, नागया गन्ना, जिसको मुसलमान बना देते हैं और उसका नाम मलिक मकबूल हो जाता है, और इसको खान ए जहाँ की उपाधि दी जाती है। खान ए जहाँ, ये इसकी उपाधि होती है। और इस खान ए जहाँ तेलंगानी को फिरोज तुगलक अपना भाई कहता था। और दिल्ली में जो फिरोज तुगलक का शासनकाल था उसकी वास्तविक शक्ति या वास्तविक शासक इसी को कहा जाता है, खाना जहाँ तेलंगानी या मलिक मकबूल को। इसी के पास मेन पावर थी। इसकी जब मृत्यु होती है तो फिरोज तुगलक इसका मकबरा बनवाता है हौज ए खास में, जिसको खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा कहते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये दिल्ली में बना हुआ पहला ऐसा मकबरा था जो अष्टभुजाकार था। अष्टकोणीय मकबरा है। ये दिल्ली में बना हुआ पहला मकबरा है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टभुजाकार मकबरा सबसे पहले जो बना हुआ है वो किसका है। तो ये खाने जहाँ तेलंगानी का है, जो फिरोज तुगलक का वजीर था। फिरोज तुगलक के बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए हैं तुगलक वंश में, वो सभी अयोग्य थे। और इनका जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का वो नासरुद्दीन महमूद था। इसी के टाइम पे तैमूर का आक्रमण होता है दिल्ली पर या भारत पर। 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण होता है। और इस समय 1394 से लेकर 1412 तक इस समय तक नासिरुद्दीन महमूद, ये अंतिम तुगलक शासक था, इसका शासन रहता है। नासिरुद्दीन महमूद ये अंतिम तुगलक शासक है, और अंतिम तुर्की शासक भी यही है। और इसके लिए तो ये भी कहा जाता है कि जहाँपनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, ये कहावत इसके समय चलती थी नासिरुद्दीन महमूद के समय। क्योंकि इस समय दो शासक हो गए थे। दिल्ली में नासिरुद्दीन महमूद, और फिरोजाबाद में नुसरत शाह शासन कर रहा था वहाँ से। इस समय दो शासक हो गए थे। तो जब तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था तो दिल्ली का शासक तो नासिरुद्दीन महमूद था, लेकिन इस समय दो शासक राज्य चला रहे थे। तैमूर के आक्रमण की बात करो तो 1398 में इसका आक्रमण होता है। 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है, और ये आक्रमण करता है खैबर दर्रे को पार करके। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि इसका आक्रमण कहाँ से हुआ है। तो ये खैबर दर्रे से आता है। कहाँ है खैबर दर्रा?
पाकिस्तान में अभी। तैमूर भी ट्रांस अक्सियाना, जिसको ईरान भी कहा जाता है, जो ईरान में है, वहाँ का चगताई तुर्क है। चगताई तुर्क ईरान के ट्रांस अक्सियाना का है। जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो 15 दिन तक ये दिल्ली में रहकर लूटपाट करता है। इसके आक्रमण के समय मुस्लिम महिलाएं जोहर करती है भटनेर में, जहाँ का शासक कमालुद्दीन था। मुस्लिम महिलाओं ने जोहर कब किया? तैमूर के आक्रमण के समय। कहाँ पर? भटनेर में। इसका भी ध्यान रखना है। इस तैमूर का जो मूल नाम है वो तामेर लाने, ये इसका ओरिजिनल नाम है, तामेर लाने। बाकी तो आपसे तैमूर ही पूछेगा। इसने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, तुझके तैमूरी, जिसको मलफुजात तैमूरी भी कहते हैं। फिर बाद में इसका अबू तालिब फारसी में अनुवाद करता है, क्योंकि ये तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। तैमूर की आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझके तैमूरी है। इसके बाद जब तैमूर भारत में आक्रमण करने के बाद जब वापस जाता है, तो खिज्र खां, जो इसकी मदद करता है, उसको कुछ हिस्से का गवर्नर बना देता है। देपालपुर वगैरह ये कुछ ऐसे हिस्से हैं। बाद में यही खिज्र खां दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह से ये तुगलक वंश समाप्त होता है और सैयद वंश प्रारंभ होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे सैयद वंश, और उसके बाद सैयद वंश छोटा सा है, उसके बाद लोधी वंश, दोनों एक ही क्लास में कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको तुगलक वंश और फिरोज तुगलक ठीक से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।